आप सभी लोगों को राम राम। आज हम लोग जो है अपने ज्योग्राफी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी आपके जो ज्योग्राफी का विकास क्रम है, उस ज्योग्राफी के विकास क्रम के अलावा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके संदर्भ में जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो सिद्धांत दिए उन सभी पर चर्चा की थी। आज हम लोग जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मांड के साथ साथ हमने आकाशगंगाओं की भी चर्चा की और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है चर्चा करते हैं तारा यानी स्टार क्या होता है और जो है स्टार की उत्पत्ति किस प्रकार से होती और स्टार का जो है पूरा जीवन चक्र किस प्रकार से चलता, इसके बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़े से मुझे जो है कुछ बच्चों के जो आपके फ़ोन कॉल जो है आए हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर जो है आपके लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, तो उन लोगों से मेरा जो है विनम्र तौर पे अनुरोध है कि आप लोग जो है मैटर को देखें। हमें परीक्षा पास करनी है, ना कि जो है समय देख के चलना है। तो जिन लोगों को भी लेक्चर लगता है कि लेक्चर लंबे हैं या फिर जो है टाइम फालतू जाता है, तो आप लोग विचार करें अपने हिसाब से। पर मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि आपका अधिक से अधिक मैटर जो है, अधिक से अधिक कंसेप्ट जो है वो एक साथ में क्लियर हो जाए। तो कोशिश ये रहती है, आप लोग सब समझदार हैं, अपने हिसाब से विचार करें। आज हम लोग जो है चर्चा करते हैं तारा क्या है और तारे का जीवन चक्र क्या है। तारा और उसका जो है जीवन चक्र। तो यहाँ सबसे पहला एक सबसे छोटा सा जो एक प्रश्न बनता है, तारा क्या होता। तो यहाँ हम बिल्कुल जो है शॉर्ट में बताएं तो तारा क्या है। तारे से आशय है एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसका अपना स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का जो है प्रकाश के साथ साथ में उसका सौर परिवार हो, या फिर हम लोग उसे बोलते हैं तारा परिवार हो। तो वो क्या कहलाता, आपका तारा कहलाता। जैसे हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, उसका स्वयं का प्रकाश है, स्वयं की ऊष्मा है और उसका सौर परिवार है। सौर परिवार में ग्रह आ जाते हैं, उपग्रह आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। ये सब क्या कहलाते, ये सब सौर परिवार अर्थात ऐसे खगोलीय पिंड जो उस तारे की क्या करते हो, परिक्रमा करते हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके सौर परिवार का हिस्सा कहलाते हैं। यानी इसे जो है आप परिभाषा में यदि आपको बताना हो तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं, तारे का आशय क्या है, ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें क्या हो, स्वयं की जो है ऊष्मा और ऊर्जा हो। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी, यही ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी क्या है, स्वयं की ऊष्मा या फिर जो है ऊर्जा हो, वो क्या कहलाता, अपना तारा कहलाता। इसके साथ साथ में एक और बात क्या जुड़ी हुई है, उसका जो है सौर परिवार या फिर उसी को बोलते तारा परिवार हो। तारा परिवार में क्या जाता, ऐसा बता सकते कि तारे की परिक्रमा करने वाले पिंड। यानी हम लोग जो कंडीशन देखें, यहाँ हमें तारे में एक सबसे पहली बात क्या नज़र आती है, उसकी अपनी स्वयं की ऊष्मा या ऊर्जा होती है। और क्या है, और जो है आप लोग बताएंगे कि उसके अंतर्गत उसका एक तारा परिवार या सौर परिवार होता है, जिसमें उसके खगोलीय पिंडों में जैसे आप लोग कहें उपग्रह, ग्रह जो हैं आपके क्षुद्र ग्रह, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़े हम लोग तो आप लोग जो है देखें कि तारे का जीवन चक्र किस प्रकार से चलता। तारे का जीवन चक्र, तारे के जीवन चक्र के बारे में जो है आप लोग बताएं, तारे का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो तारे के निर्माण के बारे में आप लोग बताएं तो सबसे पहला जो तारे के निर्माण का जो क्रम आता है वो क्या आता है, यह हम लोगों ने जो है कल चर्चा की थी कि गैलेक्सी जो है
गैलेक्सी के बारे में हमने चर्चा की। गैलेक्सी में कंडीशन क्या देखी हम लोगों ने? गैलेक्सी में हम लोगों ने कंडीशन देखी थी कि गैलेक्सी में जो है शुरुआत, जब गैलेक्सी का निर्माण जब हुआ है, महाविस्फोट बिग बैंग, आपके बिग बैंग के बाद में, महाविस्फोट के बाद जब जो शुरुआत हुई है गैलेक्सी की, तो उसमें कंडीशन क्या दिखाई देती है हमें जो है बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के जो है बादल जो है ये दिखाई देते हैं। और ये बादल क्या हैं आपके? इन बादलों में संकेंद्रण होना प्रारंभ होता, यानी संकेंद्रण का आशय है इनमें जो है सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ये परिक्रमा कर रहे हैं। पहले इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, जब ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता गया तो इनमें क्या हुआ है, इनमें जो है घूर्णन प्रारंभ हुआ। घूर्णन के साथ साथ में इनमें जो संकेंद्रण है, इनमें जो घनत्व जो है वो क्या हो रहा है, तेज़ी से घनत्व जो है आपका बढ़ता गया। और जो है यहाँ स्थिति क्या देखते, यहाँ स्थिति ये देखते हैं, ये जो संकेंद्रण है, इस संकेंद्रण के कारण स्थिति क्या बनती, इस संकेंद्रण के कारण स्थिति बनती है कि ये संकेंद्रण किसका है, ये संकेंद्रण है आपके हाइड्रोजन का। और ये हाइड्रोजन का संकेंद्रण जो है, हाइड्रोजन का संकेंद्रण यही जो है आपके तारे के निर्माण का प्रारंभ बन जाता है। यानी हम लोग कंडीशन देखें, जो हाइड्रोजन के जो बादल जो हैं, ये हाइड्रोजन के बादलों का जो संकेंद्रण जो होता है, उस संकेंद्रण के कारण, उस घनत्व बढ़ने के कारण आप लोग कहते हैं यहाँ हाइड्रोजन से हीलियम, यानी इसका जो केंद्र जो है, इसके केंद्र में हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना, यानी इस प्रक्रिया को आप लोग कहें नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया जो है ये प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ कंडीशन आप लोग कहें, इस प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ ही जो है, जब आपका तारा जो है, तारा एक प्रारंभिक स्वरूप में है, जहाँ क्या है आप लोग कहें, इसी को आदि तारा या फिर जो है प्रोटोस्टार कहा है। और प्रोटोस्टार यानी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था का जो तारा जो है, जहाँ से आप लोग कहें कि जो संकेंद्रण जो होता जा रहा था हाइड्रोजन के बादलों का, जब हाइड्रोजन आपस में टकराती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण हाइड्रोजन किसमें बदलना प्रारंभ हो जाती है, नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा आपके जो है हीलियम में बदलना प्रारंभ हो जाती है। और इसी आदि तारे को जो है आपने भ्रूण तारा या फिर जो है एम्ब्रियो स्टार भी कहा है। यानी यहाँ से हम लोग कहें, यहाँ से तारे का जन्म जो है होना प्रारंभ हो जाता। और तारे का एक जो है, तारे का क्रम क्या है, तारा जो है अब स्वयं की जो है ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ से जो है तारा क्या करता है, तारा जो है आपके ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता। अगला जो चरण आता है वो स्थिति क्या आती, अब तारा क्या है, तारा जब जो है ऊष्मा या ऊर्जा का निर्माण के साथ साथ में अपने जो सौर परिवार को क्या करने लगता है, ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करने लगता है। तारा पूर्ण रूप ग्रहण कर चुका। और तारे की ये स्थिति कब तक रहेगी, तारा जो है लंबे समय तक, यानी लगभग जैसे हम लोग कहें भाई अपना सूर्य जो है, सूर्य का जो जन्म जो हुआ, सूर्य का निर्माण जो हुआ है वो कब हुआ, सूर्य का निर्माण हम लोग मानते हैं 4.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक। और कंडीशन क्या देखते हैं हम लोग, ये सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, यानी लगभग सूर्य 4.7 अरब वर्ष, लगभग 5 अरब वर्ष जो है सूर्य की आयु पूर्ण हो चुकी है। और सूर्य की शेष आयु कितनी है, सूर्य की शेष आयु है 5 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि तारे का जो है, जब से तारा भ्रूण स्टार जो है, जहाँ से तारे ने ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण जो है, उत्सर्जन जो है प्रारंभ कर दिया है, वो उसका जन्म हुआ। और सूर्य जो है लगभग 5 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ। और जो है अब
कब तक और ऊर्जा उत्पन्न करेगा? ये लगभग 5 अरब वर्ष तक और उत्पन्न करेगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसका स्वरूप परिवर्तित होगा। तो उसके स्वरूप में क्या परिवर्तन आता वो हम लोग जो है देखते हैं। ध्यान रखना अपने को, मुख्यतः तारे में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो होता है उसके क्रोड में। यानी यहाँ जो है भ्रूण स्टार में, प्रोटो स्टार में, यहाँ कंडीशन क्या हो जाती है? तारे का क्रोड जो है, केंद्र जो है, उस केंद्र में क्या है? हाइड्रोजन हीलियम में नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत परिवर्तित होने लगती है और इसमें क्या हो जाता है? आपका ऊष्मा का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। ये क्रोड में होता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना अपने को। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा जो स्टेप आता, यानी हम इसे पहला स्टेप नाम दे देते हैं। ये क्या है? आपका आदि स्टार या फिर भ्रूण एम्ब्रियो स्टार जो है वो। दूसरी कंडीशन जब आती है तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है? दूसरी कंडीशन में तारा जो है गैसों का पुंज है। ये हम लोग सामान्य तरीके से देखते ही हैं। तारे की बनावट तो है, कोई भी स्टार जो है, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य की स्थिति क्या है? सूर्य जो है गैसों का पिंड है। फिर उसमें संकेंद्रण के आधार पर देखें। यहाँ कंडीशन क्या है? किसका क्रोड जो है, दूसरे स्टेप में क्रोड जो है, क्रोड में हाइड्रोजन की जो मात्रा जो है वो कितनी है? 10% से भी कम बची है। यहाँ जो है क्या देखना अपने को? हाइड्रोजन जो है कितना बचा है अपना? 10% से भी कम बचा है। सामान्यतः तारे की एक स्थिति देखी जाए तो हाइड्रोजन जो है आपका 70% से एबव, हीलियम जो है आपका ये 28% से एबव, बाकी जो है बचे हुए तत्व जो है आपके नाइट्रोजन हैं, आपके आयरन हैं, दूसरे अन्य तत्व जो हैं वो सब उसमें उपस्थित होते हैं। यहाँ हम कंडीशन देखते कि जब तारे में हाइड्रोजन कितना बचे, उसके क्रोड में, क्रोड की बात कर रहे हैं, क्रोड में हाइड्रोजन कितना बचा है? 10% से भी कम बचा है। यानी जो क्रोड का 90% यानी 90% हाइड्रोजन जो था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा हीलियम में परिवर्तित हो चुका है। अब क्या स्थिति होती? तो यहाँ जो है ये क्रोड क्या है? इस कंडीशन में इसका क्रोड जो है सिकुड़ने लगता है। क्रोड क्या है? सिकुड़ने लगता है। हाइड्रोजन कम बचा है, हीलियम की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है, तो ये क्रोड क्या है? क्रोड सिकुड़ने लगता है। पर ध्यान रखना अपने को, इसका बाहरी भाग जो है इसका बाहरी भाग जो है, यानी यहाँ हम कंडीशन क्या देखते हैं? यहाँ कंडीशन ये देखते हैं क्रोड का सिकुड़ने का कारण क्या है? क्रोड का सिकुड़ने का कारण है हाइड्रोजन की हीलियम में परिवर्तन दर कम हो जाती है। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा था वो परिवर्तन की दर कैसी है? आपकी कम हो जाती है। पर ध्यान रखना अपने को कि ये इसका जो केंद्रीय भाग जो है, सॉरी बाह्य भाग जो है, इस बाहरी भाग में हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन जो है ये हीलियम में ज्यों का त्यों परिवर्तन होता रहता। तो इस कारण क्या है? इस कारण आप लोग कहेंगे कि इसका बाह्य भाग क्या है? बाह्य भाग फैलता जाता है और केंद्र कैसा? सिकुड़ता जाता है। और केंद्रीय भाग जो है, केंद्रीय भाग इसका कैसा दिखाई देने लगता? सिकुड़ने के कारण एकदम लाल दिखाई देने लगता। क्रोड कैसा है आपका? क्रोड जो है आपका ये लाल रंग का हो जाता है और इसका आकार जो है बाहरी भाग फैलने के कारण आकार बहुत फैल जाता है। इसलिए आप लोग कहेंगे इसे रक्त दानव कहा जाता है। रक्त दानव तारा या रेड जाइंट स्टार कहा जाता है। रक्त दानव तारा जो है, रक्त दानव या फिर जो है रेड जाइंट का आशय क्या है? रेड जाइंट का आशय
ऐसा तारा जिसके क्रोड में हाइड्रोजन 10% से भी कम बची है, 90% हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसके कारण जो क्रोड जो है उसका सिकुड़ने लगता है और यहाँ हाइड्रोजन की हीलियम में बदलने की दर कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, क्रोड सिकुड़ता है और बाहरी पार्ट जो है वहाँ हाइड्रोजन किस में, हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। तो बाहरी भाग में फैलाव होता, आंतरिक भाग सिकुड़ता है, सिकुड़ने के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है, रक्तदानव तारा या फिर रक्तदानव भी कहें, रेड जाइंट भी कहें। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना अपने को। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग कहें जब हमारा सूर्य जो है, जब हमारा सूर्य 5 वर्ष की आयु और पूर्ण कर लेगा, उस समय के बाद में हमारा सूर्य क्या बनेगा, रक्तदानव तारा जब बनेगा, उसका क्रोड सिकुड़ जाएगा, बाहरी भाग फैल जाएगा। तो उस समय की स्थिति ये होगी कि बुध और शुक्र जो हैं, बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह तो क्या हैं, ये दोनों ग्रह तो जलकर नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी जो है ये जीवन विहीन हो जाएगी। यानी ये कंडीशन है, रक्तदानव तारे का जो बाहरी आकार जो है इतना फैल जाता। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ें हम लोग तो डस्टर। अब आगे की स्थिति क्या बनती, यहाँ से जो है, यहाँ से तारे में 2 परिवर्तन होते, तो वो 2 परिवर्तन ध्यान रखें हम लोग। पहला परिवर्तन जो तारे में हो सकता है वो क्या होता अपना, तो इस पर बताएं आप लोग। यहां से 2 कंडीशन बनती है। केंद्र में हाइड्रोजन पूर्णतया, केंद्र में हाइड्रोजन जो है पूर्णतया, क्रूड में हाइड्रोजन पूर्णतया हीलियम में परिवर्तित हो चुका। यानी हाइड्रोजन यहाँ कैसा है, हाइड्रोजन यहाँ खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका है। हाइड्रोजन पूर्णतः परिवर्तित हो चुका है, किसमें, कन्वर्ट हो चुका है आपके हीलियम में। यहाँ कंडीशन क्या होती, यहाँ कंडीशन होती है, यहाँ तीव्र विस्फोट के साथ, यहाँ जो है तीव्र विस्फोट के साथ तारे की चमक बढ़ती है। यहाँ जो है बहुत तीव्र विस्फोट के साथ में तारे की क्या है, चमक बढ़ती है, पहली कंडीशन। यानी हम लोग जो है तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में पहली बात क्या देखते हैं कि केंद्र में जो है हाइड्रोजन क्या है, पूर्णतः खत्म हो चुकी है, तारे में तीव्र विस्फोट हुआ और तीव्र विस्फोट के साथ में क्या है, इसकी चमक बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई चमक के का साथ आप देखें, यदि चमक 10% बढ़ती है, 10% किससे, 10% जो है सूर्य के सापेक्ष, सूर्य से रिलेट करके हम देखें, सूर्य के सापेक्ष जो है ये 10% बढ़ती है, तो इसे नोवा स्टार कहा जाता। और यदि ये 20% बढ़ती है, 20 गुना बढ़े, यानी 20 गुना, 20% बोलें या गुना बोलें आप लोग, वही सूर्य के सापेक्ष सूर्य से 20 गुना बढ़ती है, तो इसे सुपरनोवा स्टार कहा जाता। सुपरनोवा स्टार जो है ये कहा जाता। ये चीज़ समझ में आई। इसके उपरांत क्या होता, इसके उपरांत जो है, इसके उपरांत तारा जो है ठंडा होता है। इसके उपरांत जो है तारा बहुत लंबे समय तक क्या है आपका, लगभग ये माना जाता है 1 अरब वर्ष तक जो है तारा क्या रहेगा, 1 अरब वर्ष तक आपका ये श्वेत सुपरनोवा स्टार के रूप में रहेगा। फिर क्या है, फिर परिवर्तित होगा, तारा ठंडा होगा, ठंडा होकर जो है इसका आकार सिकुड़ जाता है। इसका आकार जो है सिकुड़ जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ये अपने को ध्यान रखना है भाई, पहली कंडीशन यहाँ क्या बनी, इसके हाइड्रोजन पूर्णतः समाप्त हुआ, विस्फोट हुआ, तो चमक बढ़ी, सुपरनोवा या फिर नोवा स्टार बना। दूसरी कंडीशन
सुपरनोवा के बाद में भी फिर क्या कंडीशन बनती है अपना, तारा ठंडा होगा, इसका आकार सिकुड़ेगा, या फिर सीधा क्या होता है, जो यहाँ आपके हाइड्रोजन पूर्णतः समाप्त हुई तो हीलियम जो है, हीलियम क्या है, ठंडी होकर सिकुड़ने लगती है। तो वही कंडीशन बनेगी, तारा क्या होगा, ठंडा होगा, वो डायरेक्ट यहाँ से भी हो सकते हैं सुपरनोवा, नोवा स्टार बने या ना बने ये कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ से रक्त दानव के बाद में फिर कंडीशन क्या बनती, तारा ठंडा होगा और सीधा जो है क्या होगा, इसका आकार सिकुड़ जाता है। आकार सिकुड़ जाता है, इस समय के बाद ही वही कंडीशन बनती है। तो फिर क्या होता, फिर जो है आप लोग ये कह सकते हैं आकार सिकुड़ता है और जो है तारे का रंग श्वेत हो जाता है। तारे का रंग कैसा है, श्वेत रंग का जो है ये हो जाता है। इसीलिए आप लोग कहें इसे श्वेत वामन तारा कहा जाता है, वाइट ड्रॉप कहा जाता है, वाइट ड्रॉप या फिर जो है श्वेत वामन तारा कहा जाता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन, यानी ये कंडीशन रक्त दानव से सुपरनोवा, नोवा स्टार बन सकता है, या फिर डायरेक्टली रक्त दानव के बाद में हीलियम ठंडी होकर क्या हो जाती है, तारा ठंडा होता है, तारा का जो आकार जो है वो सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ कर जो है आकार कैसा हो जाता, छोटा हो जाता, और आकार कैसा हो जाए, रंग कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, श्वेत वामन तारा। जैसे हम लोग कहें सूर्य जो है जब श्वेत वामन तारा बनेगा तो उसका आकार मंगल ग्रह से भी छोटा हो जाता। सूर्य का आकार जो है मंगल ग्रह से भी छोटा हो जाएगा जब वो श्वेत वामन तारा बनेगा। एक और जो है यहाँ अपने को फैक्ट ध्यान रखना है, ये फैक्ट अपने से पूछा जाता है। यहाँ क्या ध्यान रखना अपने को, अपने कई बार पढ़ते भी हैं, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट या फिर सीमा, ये क्या है? तो चंद्रशेखर लिमिट या सीमा का सीधा सा आशय है कि तारे का आकार कितना भी बड़ा हो, तारे का आकार कितना भी बड़ा हो, वो जब श्वेत वामन तारा बनेगा तो उसका आकार सूर्य के 1.4 ms, यानी जो सूर्य का वर्तमान आकार है, इस सूर्य के वर्तमान आकार के 1.4 से 1.4 गुना से अधिक नहीं होगा। यानी ये अपने को ध्यान रखना है कि तारे का आकार कितना भी बड़ा हो, रक्त दानव बन के वो कितना भी विशाल आकार ले ले, पर जब वो श्वेत वामन तारा बनेगा तो उसके साथ में एक लिमिट फिक्स कर दी कि वो वर्तमान सूर्य के आकार से 1.4 गुने से ज़्यादा बड़ा आकार ग्रहण नहीं करेगा। ये एक लिमिट है। जैसे सूर्य जो है जब आपका श्वेत वामन तारा बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा, मंगल से भी छोटा, यानी इतने छोटे आकार का हो जाएगा। तारा कितना भी बड़ा हो, पर जब वो श्वेत वामन तारा बनेगा तो उसके लिए एक लिमिट क्या फिक्स कर दी अपनी, 1.4 सूर्य के वर्तमान जो आकार जो है उसके 1.4 जो आपका उसका जो आकार है गुना, उस गुने से उसका आकार बड़ा नहीं होगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। इस चीज़ के लिए आपके चंद्रशेखर जो हैं, चंद्रशेखर साहब, इन्हें क्या किया गया है, 1984 में भारतीय थे, अपने अमेरिकन नागरिकता ग्रहण कर ली थी, भारतीय मूल के। फिजिक्स का जो है इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था। फिजिक्स का जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। इनके साथी जो थे विलियम फाउलर, यहाँ जो है आप लोग ध्यान रखना, विलियम फाउलर साहब जो हैं, विलियम फाउलर साहब और चंद्रशेखर साहब को जो है, इन दोनों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया था। कब, अपने
इस चंद्रशेखर लिमिट की खोज के लिए 1983 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। आगे बढ़ें आप लोग, तो आप लोग ध्यान रखें, जब तारा जो है, जब तारा पूर्ण रूप से जब ठंडा हो जाता है, जब वो तारा जो है, जब श्वेतवामन तारा बन चुका, जब तारा पूर्ण रूप से ठंडा हो जाता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? उसकी स्थिति होती है, चौथा स्टेप जो आता, यहाँ ठंडा कैसा है? यहाँ विशेष तौर पे ध्यान रखना, एक क्रोड पूर्ण रूप से ठंडा हुआ था। यहाँ जो है बाहरी भाग फिर भी गर्म था, पर क्रोड कैसा था? जो है यहाँ जो है अपने को पूर्ण रूप से ठंडा हो चुका था, बाहरी भाग गर्म था। पर यहाँ क्या है? तारा पूर्ण रूप से क्रोड और बाहरी भाग जो है पूरा क्या हो चुका है? ठंडा हो चुका है। तो इस समय जो है, इस समय आप लोग कहें इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग हो जाता है काला। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? काला बामन तारा। इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? काला बामन तारा कहा जाता है। ब्लैक ड्वार्फ के रूप में जो है, ब्लैक ड्वार्फ स्टार के रूप में जो है इसे जाना जाता है, काला बामन तारे के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ जो आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद क्या स्थिति बनती है अपने को? तो ये ध्यान रखना अपने को, जब वो ब्लैक ड्वार्फ स्टार बन जाता है तो उसके बाद अगली स्थिति बनती है, तारा क्या है? अपने अक्ष पर जो है तीव्र गति से घूर्णन करता। तारा जो है अपनी अक्ष पर तीव्र गति से क्या है? घूर्णन करता है। और उस स्थिति के कारण क्या होता? उस स्थिति के कारण उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो क्या हैं? वो आपकी एक्टिव रहती हैं। ऐसे ध्यान रखना अपने को। पांचवी स्थिति क्या बनती है अपनी? ठंडा तारा या फिर काला बामन तारा। ठंडा तारा या फिर काला बामन तारा। इसमें क्या है? तीव्र गति से घूर्णन करता है। तीव्र गति से क्या है? जब ये घूमता है, घूर्णन करता है, रोटेट होता है अपने स्थान पर, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं इससे उत्सर्जित होती हैं। और ये इस हद तक उत्सर्जित होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का असर सीधा सीधा सा ध्यान रखना है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये दोनों क्या है? तारे की सतह से बाहर निकल जाते हैं। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि तारे की सतह से क्या है? तारा जो है, तारा क्या है? तारा तीव्र गति से क्या कर रहा? तारा जो है तीव्र गति से रोटेट हो रहा है। तारा क्या है? तीव्र गति से रोटेट हो रहा है। बस रोटेट होने के कारण क्या है? इसमें से जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकल जाते हैं। इसमें क्या बचते हैं? केवल न्यूट्रॉन शेष रह जाते हैं। तारे में क्या बचता है? केवल न्यूट्रॉन शेष रह जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखना, इस तारे को क्या कहा जाता है? इस तारे को न्यूट्रॉन स्टार भी कहा जाता है। इस तारे को किस रूप में देखा जाता है? न्यूट्रॉन स्टार के रूप में भी देखा जाता है। अपने को ध्यान रखना। और क्या है? जब ये न्यूट्रॉन जब इससे बाहर निकल जाते तो न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है? न्यूट्रॉन की स्थिति होती है कि ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। पर ध्यान रखना, उसमें एक गुण दूसरा ये भी पाया जाता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर प्रोटॉन के जैसा भी व्यवहार कर सकता है और इलेक्ट्रॉन के जैसा भी व्यवहार कर सकता है। यानी अपने अंदर वो नेगेटिव चार्ज भी डेवलप कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप कर सकता। तो जैसे ही जो है वो आपके पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आता तो वो क्या हो जाता? नेगेटिव चार्ज बन जाता, यानी वो उससे प्रतिकर्षित होता। और जो है जब वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अलग अलग संपर्क में आता तो इसमें क्या होती है? इसकी सतह पर पल्स होती है, दोनों की तरफ से जो है पल्स होती। उसके कारण क्या है? पल्स होने के कारण इसी को पल्सर स्टार भी कहा जाता है।
ये चीज़ जो है अपने को ध्यान रखना। यहाँ क्या है, यहाँ जो है तारा क्या है, तारा जब पल्स करता तो इसी को क्या कहा जाता, पल्सर स्टार कहा जाता। और आप कंडीशन देखें, तारे की हाइड्रोजन हीलियम में पूर्णतया परिवर्तित हो चुकी होती है। तारे की जो है आपकी हाइड्रोजन जो है पूर्णतया नाप की सल्ले न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस के तहत क्या है, पूर्णतया किसमें परिवर्तित हो चुकी है, आपके हीलियम में परिवर्तित हो चुकी है। उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, उस स्थिति को हम लोग कहेंगे कि अब तारा जो है, अब तारा क्या है, यहाँ तारे में फिर से विस्फोट होता है और जो न्यूट्रॉन स्टार जो है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, बहुत आकार में फैल जाता और जो है ये क्या बन जाता है, ये आपका ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल एक संकल्पना है जिसके बारे में कहा जाता, इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, अत्यधिक होता। इसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है अत्यधिक होता। और क्या कहेंगे आप लोग जो है, घनत्व अत्यधिक होता है, इसका डेंसिटी जो है, घनत्व जो है इसका अत्यधिक होता। और क्या कंडीशन देखेंगे आप लोग, और जो आप लोग कहेंगे बेहद संकुचित आकार का होता। ठीक, और क्या है, ये अदृश्य अवस्था में होता। बेहद जो है गुरुत्वाकर्षण घनत्व जो उसका डेंसिटी जो बहुत ज़्यादा, और जो है उसी प्रकार से उसका आकार कैसा रहता है, संकुचित रहता है। नहीं, इतना गुरुत्वाकर्षण है कि प्रकाश भी इससे बच के नहीं जा सकता। तो ये आपका जो है ब्लैक होल में परिवर्तित हो चुका, यानी तारा मृत हो चुका। प्रोटो या एम्ब्रियो स्टार से तारे का जन्म होता और ब्लैक होल से क्या है, तारे की जो है मृत्यु के रूप में से देखी जाती। ये चीज़ जो है अपने को ध्यान रखना। एक प्रश्न कभी पूछा गया है या पूछा जाता है अपने को, तो एक ध्यान रखना अपने को, वो प्रश्न अपने को क्या ध्यान रखना है, गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन का आशय है तारे के पास का ऐसा क्षेत्र, तारे के पास का ऐसा क्षेत्र जहां कि ग्रहों पर निवासी योग्य स्थिति हो। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, यानी ऐसी, जैसे हम लोगों ने कहा यह हमारा सूर्य है, अब सूर्य के आसपास ऐसी कितनी लेयर हैं कि जहाँ तक जो है निवास योग्य स्थिति है, जहाँ पर जो है जीवन संभव है, या फिर हम लोग कैसा कह सकते हैं कि जहाँ जीवन परास संभव हो, जो जीवन परास के अंतर्गत आता हो। जीवन परास का आशय है कि ऐसा तापमान जहाँ जीवन संभव हो सके। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तापमान जो है औसत तापमान आपका 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उससे क्या है, यहाँ जो जीवन परास का आशय नहीं, जल जो है कैसा मिलता हो, जल आपके द्रव अवस्था में मिलता हो। यदि तापमान ज़्यादा है तो जल किस रूप में मिलेगा, आपको वाष्प के रूप में मिलेगा। तापमान बहुत कम है तो आपके बर्फ के रूप में मिलेगा। पर जहाँ द्रव अवस्था में जल हो वो किस में आता है, आपके जीवन परास क्षमता के अंतर्गत आता है, यानी उस जगह पर जीवन संभव है। और उस जैसे सूर्य के आसपास बुध पर जीवन संभव नहीं है, शुक्र पर जीवन संभव नहीं है, शुक्र पर जीवन संभव नहीं, बुध पर जीवन संभव नहीं,
मर्क्यूरी जो है, वीनस, इन पर संभव नहीं। पर अर्थ पर जो है जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि ये जीवन परास में आता है, यानी यहाँ पर जो जल जो है वो किस रूप में मिलता, हमें लिक्विड फॉर्मेट में मिलता। इसके आगे भी हम लोग देखें तो मंगल पर जीवन की संभावना जताई जा रही है। वहाँ पर जीवन है या नहीं, इस बात की अभी संभावना जताई जा रही है। और उससे आगे भी क्या है आपके जो है मंगल के बाद में जुपिटर पर जीवन संभव नहीं। आगे जितने भी ग्रह हैं सभी पर जीवन संभव है क्या? नहीं। तो यहाँ गोल्डीलॉक्स जोन का आशय ये है कि तारे के पास का ऐसा क्षेत्र, यानी जहाँ जो ग्रह पाए जा रहे हैं या अन्य दूसरे खगोलीय पिंड पाए जा रहे हैं, उन पर क्या हो, निवास योग्य स्थिति हो, जहाँ जो है जीवन की संभावना जताई जा सके, जहाँ जीवन संभव रह सके। उसका आशय क्या है? उसका आशय है जहाँ जल कैसा पाया जाता हो, द्रव अवस्था में पाया जाता हो, तो उसे हम किस में रखेंगे? उन ग्रहों को गोल्डीलॉक्स जोन में रखेंगे। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सूर्य जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य की आंतरिक संरचना क्या है, सूर्य की बाह्य संरचना क्या है, सूर्य से संबंधित जो अन्य तथ्य जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारा जो है तारे का जन्म किस प्रकार से हुआ, तारे का जीवन चक्र किस प्रकार से चला, इसके बारे में चर्चा की। और दूसरी बात क्या है, अभी जो है क्लासेस की शुरुआत है, बहुत लंबे समय से जो है ऑनलाइन जो है क्लासेस ली नहीं, और अब दोबारा कोशिश हो रही है, तो थोड़ी सी झिझक भी रहती है, और दोबारा स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा समय भी लगता है। तो आप लोग जो है इस बात को समझें और जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करें। और 1-2-4 दिन में हम लोग जो है जल्दी ही बाकी जो सब्जेक्ट जो हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। और हमारे जो पढ़ने पढ़ाने का जो क्रम चलेगा, किस प्रकार से कैसा क्या करेंगे, इसका भी जो है जल्दी ही आपको एक परिचय के रूप में एक छोटा सा वीडियो आपको मिल जाएगा कि हम इस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई आगे कंटिन्यूस करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। राम राम।